सभी विद्यार्थियों को कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की तरफ से नमस्कार। जैसा आप सबको विदित है, कोरोना काल में देखते हुए विभाग द्वारा ज्ञान दूत 2.0 कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से न केवल आपको ऑनलाइन ई कंटेंट प्रदान किया जाता है, बल्कि आपकी समस्या समाधान भी किया जाता है। ईएफएम विभाग की तरफ से यह वीडियो प्रस्तुत है और आज हम इस वीडियो में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की बात करेंगे। मुद्रास्फीति के वीडियो को हमने 2 भागों में बांटकर बनाया है और इसी श्रृंखला में आज ये पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है और मैं हूँ आपका अपना ज्ञान दूत डॉक्टर कन्हैया लाल। यदि अपन मुद्रास्फीति के अर्थ की बात करें तो सबसे पहले अपन इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। मुद्रास्फीति में जो स्फीति शब्द है, इस स्फीति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है फैलाव या प्रसार। जिस तरह से बच्चे फुटबॉल में हवा भरते हैं तो हवा भरने पर वह फुटबॉल फैलती है, इसी तरह जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे कीमतों में जो फैलाव होता है या कीमतों का जो प्रसार होता है, उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया लगाने के लिए है कि मतलब जब आपको कोई बेसिक मीनिंग ध्यान नहीं हो तो हम इस तरह से उसको समझा सकते हैं। क्योंकि मुद्रास्फीति हमारे लिए एक नई अवधारणा है। वैसे महंगाई शब्द हम सभी समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जैसा कि आपको विदित है, अर्थशास्त्र में प्रत्येक शब्द का अपने आप में एक एंटिक और यूनिक मीनिंग होता है। तो यदि किसी को पहली बार जब परिचय कराना है तो हम इतना कह सकते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का फैलाव होता है तो उसी स्थिति को हम एक तरह से मुद्रास्फीति कह सकते हैं। यदि अपन जब इसको थोड़ा व्यवस्थित समझने लगते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि भाई वाकई में मुद्रास्फीति है क्या, तो देखिए, जब देश में मुद्रा व साख मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जब देश में मुद्रा व साख मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तथा उत्पादन में वृद्धि नहीं होती, तो ऐसी दशा में देश में मूल्य स्तर बढ़ जाएगा, यानी कि कीमत स्तर बढ़ जाएगा, जबकि मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। इसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 बातें क्लियर है। पहली बात, जब देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें साख मुद्रा भी हमने शामिल की है, उसकी वजह से क्या होगा, कीमत स्तर बढ़ जाएगा, महंगाई का लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन खुद मुद्रा की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी है, वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, वो गिर जाएगी। तो मुद्रास्फीति में क्या होता है, देश में कीमतों का स्तर बढ़ता है लेकिन खुद मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। ये शब्द भी जरूरी है क्योंकि जैसे कभी कभार कीमतें बढ़ी फिर घट गई, उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति नहीं कह सकते। जब कीमतों में लगातार कंटिन्यूस वृद्धि का रुख देखने को मिलता है तो उसी प्रवृत्ति को हम मुद्रास्फीति कह सकते हैं। यदि कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है तो हम उसको मुद्रास्फीति की श्रेणी में नहीं रख सकते। कीमतों में लगातार वृद्धि होना मुद्रास्फीति का एक सबसे बड़ा लक्षण माना गया है। कुछ हम परिभाषा देख लेते हैं, उससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि मुद्रास्फीति है क्या। परिभाषा बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, जिनको आप पढ़ते याद रख सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कार्ल बॉन्ड की। उनके अनुसार जब बहुत सी मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रही होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका मतलब आप मार्केट में खूब सारा पैसा लेके जाते हो लेकिन बहुत कम सामान लेकर आते हो, तो उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, कार्ल बॉन्ड के अनुसार। हार्टे कहते हैं मुद्रास्फीति आर्थिक जीवन की वह दशा है जिसमें मुद्रा का अत्यधिक निर्गमन हो। हार्टे के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में इशू कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। हालांकि यह परिभाषा अपूर्ण है, हम आगे जाके इसको और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे। क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा मूल्य गिरता है अर्थात कीमतें बढ़ती है। बहुत ही सटीक परिभाषा। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरेगा, इसका मतलब सीधा सा है कीमतें बढ़ेगी। और प्रोफेसर पीकू कहते हैं मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक तेज गति से
बढ़ रही है। तो प्रोफेसर पीगू ने इसको बहुत ही सार गर्भित शब्दों में कहा है कि जब अर्थव्यवस्था में आपकी मॉनेटरी इनकम, आपकी मौद्रिक आय आपके प्रोडक्शन लेवल से बहुत तेज गति से बढ़ती है तो उस स्थिति को हम मुद्रास्फीति की श्रेणी में रखते हैं। आगे जाके प्रोफेसर पीगू ने इसको कई अलग अलग एंगल से भी समझाया है। जैसे इन्होंने ऐसा कहा कि यदि मान लीजिए दोनों बढ़ रही है तो मौद्रिक आय तेज गति से बढ़ेगी और उत्पादन धीमी गति से बढ़ेगा। यदि दोनों घट रहे हैं तो मौद्रिक आय धीमी गति से घटती है, उत्पादन तेज गति से घटता है। कुल मिला के सार यह है कि आपकी मॉनेटरी इनकम ज़्यादा है और आपका प्रोडक्शन लेवल कम है तो होगा क्या, वस्तुओं की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और जबकि उनकी सप्लाई इतनी नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में स्वतः ही कीमतों में जो हमें वृद्धि का रुख देखने को मिलता है उसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर पीगू की आंशिक और पूर्ण स्फीति को पढ़ना भी आवश्यक हो जाता है। प्रोफेसर किन्स का ऐसा मानना था कि हर कीमतों में वृद्धि को हम स्फीति नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोफेसर किन्स ये मानते थे कि यदि कीमतों में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था में यदि उत्पादन और रोजगार का स्तर भी बढ़ रहा है तो हम उसको खराब नहीं कह सकते, वो स्थिति हमारे लिए खराब नहीं हो सकती। तो यहाँ पर प्रोफेसर किन्स ने क्या किया है, अपनी मुद्रास्फीति को दो भागों में बांटकर बताया। एक पूर्ण रोजगार से पहले जो स्फीति होती है उसको उन्होंने आंशिक स्फीति कहा है और एक जो हमें पूर्ण रोजगार के बाद मिलेगी उसको उन्होंने पूर्ण स्फीति की संज्ञा दी है। तो प्रोफेसर किन्स का जो पूर्ण और आंशिक वाली स्फीति है उसको आप इस डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं। आपके सामने जो डायग्राम है उसमें वाई अक्ष पर प्राइस लेवल है जबकि एक्स अक्ष पर आउटपुट है जिसको अपन एम्प्लॉयमेंट और इनकम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब प्राइस लेवल P1 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, तो यदि आपके अर्थव्यवस्था में ये जो एफ बिंदु इस रेखा चित्र में आपको दिख रहा है वो पूर्ण रोजगार का है, ठीक है ना। तो प्रोफेसर किन्स ये कहते हैं कि इस एफ बिंदु से पहले यानी कि P1 और P2 और P3 भी ये जो कीमत लेवल है वो कौन सा है, आंशिक। और इस एफ बिंदु के बाद मतलब P3 से P4 वो जो है वो है पूर्ण स्फीति। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए जब हमारी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर P1 से बढ़कर P2 पर जाता है, ठीक है ना, तो निश्चित तौर पर कीमतें बढ़ रही है। लेकिन आप देखोगे रेखा चित्र में कि आपका आउटपुट भी Q1 से बढ़कर Q2 पर गया। इसका मतलब यदि हमारे देश में कीमतें बढ़ने के साथ साथ रोजगार और उत्पादन बढ़ रहा है तो वो कीमत स्तर वृद्धि हमारे देश के लिए अच्छी है, उसको हम खराब किसी भी स्थिति में नहीं कह सकते। और वैसे भी हर एक देश में कुछ एक मात्रा में स्फीति होना नितांत आवश्यक है तेजी के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जब प्राइस लेवल P1 से बढ़कर P2 जाता है तो उसके साथ साथ हमारे देश में आउटपुट भी बढ़ता है, आउटपुट Q1 से बढ़कर Q2 हो जाता है। इसका मतलब हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। तो इस स्थिति को जब कीमत में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होती है उसको प्रोफेसर किन्स ने आंशिक स्फीति की संज्ञा दी है। लेकिन ज्यों ही हम पूर्ण रोजगार पर बिंदु पहुंच जाते हैं, जैसे एफ बिंदु पर पहुंच गए और वहां पर आप देखोगे D3 पर हमने पूर्ण रोजगार को प्राप्त कर लिया। अब D3 के बाद में लगातार हमारी मांग बढ़ रही है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, हमारा प्राइस लेवल P3 से बढ़कर P4 पर गया, लेकिन हमारा उत्पादन या रोजगार है वो F बिंदु पर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में पूर्ण रोजगार के बाद केवल कीमतें बढ़ेगी, उत्पादन या रोजगार पर कोई वृद्धि नहीं होती। तो इसी अवस्था को प्रोफेसर किन्स ने पूर्ण स्फीति की संज्ञा दी है और ये स्थिति वास्तव में समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे अब ज्यों ज्यों आप मांग बढ़ाते जाओगे इस स्थिति में केवल और केवल महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन और रोजगार पर उस पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये पूर्ण स्फीति समाज के लिए हानिकारक है क्योंकि ये वास्तव में स्फीति है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर किन्स ने आंशिक और पूर्ण स्फीति की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें पूर्ण रोजगार से पहले जब कीमतों में वृद्धि के साथ साथ उत्पादन और आय भी बढ़ती है उसे आंशिक स्फीति का, पार्शियल इन्फ्लेशन का, और जब पूर्ण रोजगार के बाद उत्पादन और रोजगार स्थिर रह जाता है और केवल कीमतें बढ़ती है तो उस स्थिति को प्रोफेसर किन्स ने पूर्ण स्फीति की संज्ञा दी है। अब अपन थोड़े से मुद्रास्फीति के प्रकार को देख लेते हैं।
मांग प्रेरित स्फीति, ये चूंकि इसके कारणों को लेकर स्फीति के प्रकार बताए गए हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मांग प्रेरित स्फीति, इसका मतलब जब वस्तु की मांग में वृद्धि के कारण उसकी जो स्फीति उत्पन्न होती है उसे हम मांग प्रेरित स्फीति में शामिल करते हैं। तो इसमें वो सारे घटक शामिल हो जाते हैं जिनकी वजह से मांग में वृद्धि होती है। और चूंकि जब मांग में वृद्धि हो जाती है तो मांग पूर्ति से ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्फीति को हम मांग प्रेरित स्फीति कहते हैं। फिर हम देखते हैं लागत प्रेरित स्फीति। जब वस्तु की उत्पादन लागत बढ़ जाती है, उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो उस वजह से उसकी जो कीमतों में उछाल देखने को मिलता है उसको हम लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं। तो इस प्रकार लागतों में वृद्धि के कारण जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उसको हम लागत प्रेरित स्फीति में शामिल करते हैं। फिर आती है साख स्फीति। साख स्फीति में जब अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, समाज या अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार होने पर लोगों के पास में अत्यधिक मुद्रा आ जाएगी और उसकी वजह से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, उसी स्थिति को हम साख स्फीति की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में साख के विस्तार के कारण जो भी महंगाई बढ़ती है उसे हम साख स्फीति की श्रेणी में शामिल करते हैं। हीनार्थ प्रबंध स्फीति। सबसे पहले तो हीनार्थ प्रबंध शब्द को समझना जरूरी है। आप जब उसको क्या कह सकते हैं, पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, तब आपने इस वर्ड को सुना होगा। हीनार्थ प्रबंध का मतलब होता है जब सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए नई मुद्रा का निर्गमन करती है अथवा नए ऋण लेती है, तो उसे हम हीनार्थ प्रबंध यानी कि फिस्कल मैनेजमेंट या फिस्कल डेफिसिट, हीनार्थ घाटा उसको कहते हैं फिस्कल मैनेजमेंट, या इसको ये फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप ऐसा समझिए कि सरकार के पास रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ है, ठीक है ना, लेकिन मतलब रेवेन्यू में सारी चीज़ें आ गई, कैपिटल भी आ गया और रेवेन्यू भी आ गया। सरकार की जो इनकम है वो 1000 करोड़ है, लेकिन सरकार के बजट में जो खर्चे हैं वो मान लीजिए 1200 करोड़ है। तो अब हुआ क्या, आपकी सरकार की कमाई 1000 करोड़ है जबकि सरकार को खर्च करने हैं 1200 करोड़। तो इस स्थिति में सरकार को 200 करोड़ रुपए क्या करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार की आय तो पूरी हो चुकी है। तो ये जो 200 करोड़ का घाटा हो रहा है क्योंकि उनकी इनकम कम है और उनके खर्चे ज़्यादा है, तो उस वजह से सरकार जो नए मतलब नोट जारी करती है, यानी कि नई करेंसी इशू प्रिंट करती है या फिर नया लोन लेती है, जिससे अर्थव्यवस्था में जो मनी फ्लो हो रहा है, मुद्रा का प्रवाह हो रहा है, उसे ही हम हीनार्थ प्रबंध कहते हैं। और इस वजह से जो महंगाई बढ़ती है उसे हम हीनार्थ प्रबंध स्फीति कहते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट के कारण फैलने वाली महंगाई को हीनार्थ प्रबंध स्फीति कहा जाता है। लाभ स्फीति। इसमें क्या होता है, जब कंपनी अपने लाभों को बढ़ाना चाहती है या लाभों को मेंटेन रखना चाहती है तो ऐसी स्थिति में वह कीमतों में वृद्धि कर लेती है। तो इस वजह से जो कीमतों में वृद्धि देखने को मिलती है उसे हम लाभ प्रेरित स्फीति कहते हैं। जब उत्पादक द्वारा अपने लाभों में कटौती नहीं की जाती और वो लाभ के उसी स्तर पर बने रहना चाहते हैं, तो लाभ के उसी स्तर को प्राप्त करने के लिए वो अपनी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी कर लेते हैं। जैसा पेट्रोल में आप देख सकते हैं, पेट्रोल में उनका जो मतलब सरकार अपने जैसे टैक्स है वो फिक्स रख रही है, ठीक है ना, और क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है उसको हम एक तरह से लाभ प्रेरित स्फीति कह सकते हैं। उत्पादन स्फीति। जब उत्पादन का शॉर्टेज हो जाता है, उसकी पूर्ति बाधित हो जाती है, तो उस वजह से लागतों में जो मतलब कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे हम उत्पादन स्फीति की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो जब उत्पादन बाधित हो जाता है और फिर कीमतों में जो उछाल आता है उसको हम उत्पादन स्फीति की श्रेणी में रखते हैं। फिर है मजदूरी स्फीति। जब फैक्ट्री में श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हो जाती है, उनको महंगाई भत्ता मिल जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फाइनली उस वस्तु या प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उस वस्तु की कॉस्टिंग बढ़ने के कारण उसका अंतिम परिणाम ये होगा कि उस वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो जब अर्थव्यवस्था में
मजदूरी की वजह से उत्पादन लागत बढ़ती है और उत्पादन लागत के कारण कीमतें बढ़ती है और कीमतें बढ़ने के कारण जो मुद्रास्फीति का माहौल बनता है उसे हम मजदूरी स्फीति में शामिल करते हैं। फिर होती है खुली एवं छिपी स्फीति, इसको खुली एवं दमित स्फीति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं पेट्रोल में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो ये खुली स्फीति का उदाहरण है। जहां हमें स्पष्ट तौर पर पता चल रहा है कि महंगाई बढ़ी है तो उसको हम खुली स्फीति कहते हैं। लेकिन दूसरा तरीका होता है दमित स्फीति, जैसे आप फर्टिलाइजर में देखिए, खाद और बीज में देखिए, हालांकि उसकी कीमतें बढ़ी है लेकिन सरकार सब्सिडी दे देती है तो हमें अभी तक एहसास नहीं हो रहा कि उनकी कीमतें बढ़ गई है। तो चूंकि उनकी कीमतें तो बढ़ी है, खाद पहले से महंगा हुआ है, लेकिन उस बढ़े हुए कीमतों को सरकार सब्सिडी के रूप में खुद वहन कर लेती है, इसलिए आम उपभोक्ता को महसूस नहीं हो रहा है कि कीमतें बढ़ी है। जिस दिन वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी उसको सीधा सीधा एहसास हो जाएगा कि इसकी भी कीमतें बढ़ गई है। जैसा कि आप एलपीजी गैस में देख सकते हैं, पहले आपको सब्सिडी मिल रही थी तो आपको सिलेंडर 400-500 रुपये में मिल रहा था तो आपको लग रहा था कि सस्ता है, लेकिन अब सब्सिडी धीरे धीरे ख़त्म हो गई तो आपको वही सिलेंडर 900 और 1000 रुपये में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो छिपी हुई स्फीति कहलाती है। एक और मुद्रास्फीति का सबसे एक इंटरेस्टिंग और रोचक टाइप है और वो है रेंगती, चलती, दौड़ती और सरपट भागती या उठती कुचलती स्फीति। ये एक्चुअल में क्या होता है, हम ना टाइम पीरियड पे लेते हैं। मतलब जब मुद्रास्फीति के एक निश्चित स्तर को बढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो उसको हम रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए मुद्रास्फीति का ये जो लेवल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5% है, ठीक है ना। तो ये 5% वृद्धि होने में हमको लगभग 9 से 10 साल लग गए। तो इतनी धीमी गति से जो मुद्रास्फीति बढ़ती है उसको अपन रेंगती हुई स्फीति कहते हैं। जब इसी स्फीति को बढ़ने में कम समय लगता है, थोड़ा उससे कम, जैसे मान लीजिए 5% की मुद्रास्फीति बढ़ने में हमको अब 5 साल लगे, ठीक है ना, तो इसको अपन चलती हुई स्फीति कह सकते हैं। लेकिन वो यदि स्फीति हमें 1 या 1.5 साल में हो गई तो उसको अपन दौड़ती हुई स्फीति कहेंगे, और यदि वही स्फीति 1 या 2 महीने में हो गई तो उसको अपन सरपट भागती हुई स्फीति कहते हैं या उछलती कूदती स्फीति भी कहा जाता है। इस प्रकार जब मुद्रास्फीति का एक निश्चित स्तर जितना धीमी गति से बढ़ेगा या जितने धीमी गति से बढ़कर वहाँ पहुँचता है उसमें समय ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा समय लगेगा वह रेंगती हुई होगी और जितना कम समय लगेगा वह सरपट भागती हुई होगी। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सबसे नीचे लाइन है जिसमें मुद्रास्फीति बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ही उसकी रेंगती हुई गति है, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर चलती हुई आप देखोगे उसमें थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, दौड़ती हुई में और बढ़ती है, और उछलती कूदती में तो आप देख सकते हैं 1 साल में लगभग, जैसे ये बता रहे इस डायग्राम के हिसाब से, लगभग अपन 50% स्फीति बढ़ जाती है जो बहुत तेज गति मानी जाती है। तो इस प्रकार ये जो क्लासिफिकेशन है ये उसके टाइम पीरियड को लेकर है। मुद्रास्फीति बढ़ने का जो समय है उस समय को लेकर किया गया है। जितना मुद्रास्फीति बढ़ने में कम समय लगेगा वो उछलती कूदती, और जितना ज़्यादा समय लगेगा वो रेंगती हुई स्फीति में मानी जाती है। तो ये थे मुद्रास्फीति के प्रकार। आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम सेकंड वीडियो में इसके कारण, प्रभाव और उसके समाधान को ढूंढने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।